हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नीट पॉइंट ऑफ व्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आरएनए के प्रकार में। अब यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आगे आने वाला जो टॉपिक है अनुवादन की क्रिया, वो आप तभी समझ पाओगे जब आपको आरएनए के प्रकार के बारे में पता होगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आरएनए मिल करके प्रोटीन के संश्लेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले अगर आपको जब उस आरएनए के बारे में पता होगा तभी आप आगे चल करके अनुवादन की क्रिया को समझ सकते हो कि किस तरीके से ये सारे के सारे आरएनए आपस में समूह में आकर के कार्य करेंगे और प्रोटीन के संश्लेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए आज मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ आरएनए के संसार में, जहां पर हम जानेंगे कि क्या होते हैं आरएनए, कितने प्रकार के आरएनए होते हैं और ये किस प्रकार से इनकी संरचनाएं होती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। सबसे पहले आप सभी को पता है कि ये जो आरएनए है, जिस प्रकार से आपका जो डीएनए होता है वो एक न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक उसी तरीके से जो आपके पास आरएनए होता है ये भी आपका क्या है, एक न्यूक्लिक अम्ल ही होता है, जो कि कहाँ उपस्थित होगा, कोशिका में उपस्थित होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। अब यहाँ पर देखो राइबो न्यूक्लिक एसिड में जब हम इसकी रासायनिक संरचना को देखेंगे तो इसकी रासायनिक संरचना में हम देखते हैं कि इसके पास होता है क्या क्या, इसके पास होती है यहाँ पर पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर भी कौन सी होगी? यहाँ पर राइबोस पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर राइबोस पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। अगर हम यहाँ पर डीएनए से तुलना करते हैं आरएनए की, तो आपको पता है कि डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर होती है, लेकिन आरएनए की बात हम करते तो इसके पास राइबोस पेंटोज शुगर होती है। क्लियर बात है? जब हम इसके नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं, नाइट्रोजन क्षार की जब हम बात करेंगे नाइट्रोजन बेस के पास, तो इसके पास भी क्या क्या होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं और पिरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, जब भी हम इसके प्यूरिन्स की बात करेंगे तो प्यूरिन्स सेम होते हैं आपके डीएनए की तरह। कौन कौन होगा इसमें? एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। क्लियर बात है? लेकिन जब हम इसके पिरिमिडिन की बात करते हैं, ठीक है, यह हम पिरिमिडिन जिसे कह रहे हैं इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर साइटोसिन होता है और यहाँ पर क्या होगा, यूरेसिल होता है। जबकि डीएनए में आपको पता है कि यूरेसिल की जगह क्या होगा, थाइमिन उपस्थित होता है। तो जब भी हम यहाँ पर आरएनए की प्राथमिक संरचना को देखते हैं तो इसके जो नाइट्रोजन क्षार होंगे वो आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है। इतनी बात आप सभी को ध्यान रखनी है। अब आप सभी को एक नियम पता होगा, है ना, सेंट्रल डोग्मा का नियम आप सभी को पता है। तो सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि जो डीएनए होता है वो अपनी आनुवांशिक सूचनाओं को किस में परिवर्तित करता है, आरएनए में परिवर्तित करता है। और ये आरएनए आगे चल करके किसका संश्लेषण करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये बात आप सभी को क्लियर है। यानी कि यहाँ पर अगर आप आरएनए की संरचना देखोगे तो आरएनए की संरचना कैसे बनी है, देखिए ये जो डीएनए होता है आप सभी को पता है ये होता है डबल हेलिक्स, यानी कि इसके पास द्विकुंडलन होता है। एक होता है 5' to 3' कुंडलन और एक होता है 3' to 5' कुंडलन, यानी कि ये दोनों श्रृंखला आपके पास डीएनए आपका द्विकुंडलित श्रृंखला होती है। ये जो द्विकुंडलित श्रृंखला होती है ये क्या किसमें चेंज होगी, आपकी एकल श्रृंखला में 5' to 3' श्रृंखला का निर्माण करती है। क्लियर बात है ना आपको? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अनुलेखन की प्रोसेस कहते हैं, जहां पर क्या हो रहा है, आपकी जो डीएनए की ये डबल हेलिक्स श्रृंखला जो श्रृंखला होगी ये क्या करेगी, एक सिंगल आपके स्ट्रैंड का निर्माण करती है जिसे आप आरएनए कहते हो। ठीक, ये बात क्लियर है। जैसे कि हमने कहा डीएनए में ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, जो कोड करेगा, और ये क्या होता है आपके पास, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पर क्या करेगा, अनुलेखन की क्रिया करके अपने प्रति समांतर, ये 5' to 3' है, तो ये क्या करेगा, अपने प्रति समांतर 5' to 3' आरएनए का निर्माण करता है, जिसमें कि नाइट्रोजन क्षार क्या क्या हो जाएंगे आपके पास, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है, और फिर यही आरएनए आगे चल करके किसका संश्लेषण करेगा, आपके
प्रोटीन के संश्लेषण में जिम्मेदारी यहाँ पर निभाता है और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अनुवादन की क्रिया कहेंगे। तो आपको यहाँ पर आरएनए के प्रकार को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके यही जो आरएनए होंगे ये किसके संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण में भूमिका निभाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो आरएनए होते हैं ये बनते कहाँ हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका डीएनए होता है ये भी केंद्रक में उपस्थित होता है और डीएनए से जो आपके आरएनए बनने की क्रिया होती है ये भी कहाँ होगी, आपके केंद्रक में होगी। तो आप सभी को इतनी बात क्लियर रखनी है कि जो आपका आरएनए उपस्थित होगा वो केंद्रक में होता है, केंद्रक में इसका निर्माण होता है। लेकिन जब भी इसको प्रोटीन का संश्लेषण करना होगा तो ये जितने भी आरएनए होते हैं ये कहाँ चले जाएंगे, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कोशिका द्रव में चले जाते हैं और वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आरएनए का निर्माण होता है वो कहाँ होगा, तो ये होता है केंद्रक में और ये अपने कार्यों को करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, कोशिका द्रव में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आरएनए के बारे में आपको ये जो छोटे छोटे डिटेल्स होनी चाहिए ये पता होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है और क्लियर भी हो गया होगा आप सभी को यहाँ पर आरएनए के बारे में। कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक बातें करी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आरएनए क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि पहला ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए सभी सजीव कोशिकाओं में जैसे कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में पाया जाता है और केवल क्या होगा, डीएनए विषाणु में इसका अभाव होगा क्योंकि डीएनए विषाणु में डीएनए क्या है, उस विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर। उसके बाद देखते हैं कि आरएनए कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में पाए जाते हैं। तो आपको लगभग आरएनए जो आरएनए होंगे वो केंद्रक में भी दिखाई दे रहे हैं, कोशिका द्रव में भी दिखाई देंगे, केंद्रिका में भी दिखाई देंगे। क्लियर। आरएनए विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है और बाकी सभी कोशिकाओं में क्या कर रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। विषाणु में तो ये कैसा होगा, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होगा, लेकिन अन्य कोशिकाओं में हमने आरएनए क्या देखा है कि ये प्रोटीन के संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाता है क्योंकि डीएनए ने अपनी जो भी अनुवांशिक सूचना थी उसको किसको दे दिया है, आरएनए को दे दिया। अब आरएनए के पास सारी की सारी सूचनाएं हैं और वो आसानी से क्या कर सकता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। कॉन्सेप्ट, इतनी बात आप सभी ने क्लियर रखनी है। अब यहाँ पर बात आ जाती है किसकी, हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे आरएनए के प्रकार की बात करेंगे, ठीक है। आरएनए के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आरएनए है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम जब बात कर रहे हैं आरएनए के प्रकार की बात, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आरएनए जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से आरएनए होते हैं, सबसे पहला जो हमने कहा वो होता है आपके पास एमआरएनए, ठीक है। दूसरा जो होता है वो हमने कहा आरआरएनए होगा, ठीक है। तीसरा जो आरएनए होता है उसे हम क्या कहेंगे, टीआरएनए कहते हैं। एमआरएनए का मतलब होता है आपका संदेशवाहक आरएनए या हम इसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, संदेशवाहक आरएनए हो जाता है, संदेशवाहक आरएनए हो जाएगा या फिर हम इसको मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। क्यों कहेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दूसरा आ जाता है, इसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये क्या कहलाएगा आपका, राइबोसोमल आरएनए कहलाता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो आरएनए होता है इसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसको स्थानांतरण, ठीक है, स्थानांतरण आरएनए हम इसको कहेंगे हिंदी में, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए हम इसको कहते हैं। क्या आपको तीनों के तीनों नाम याद हो गए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, सबसे पहले अगर हम एमआरएनए की बात करते हैं तो देखिए जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती है वो ऐसी एमआरएनए के पास उपस्थित होती है। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब भी मैं एमआरएनए के बारे में बात करती हूँ तो एमआरएनए वो श्रृंखला होती है वही वाली जो क्या होगी 5' to 3', जो डीएनए से आरएनए का निर्माण हो रहा है वो इसी एमआरएनए का निर्माण हो रहा है। और इस एमआरएनए के पास क्या होंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस होते हैं,
माना बात, हमने कहा कि इसके पास नाइट्रोजन बेस है क्या, AUG AUAAC, ठीक है। ये हमने कहा कि इसके पास ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैंने कहा जो आपका ये जो mRNA होता है, ये आपका क्या है, mRNA होता है, इसके पास ही सारी की सारी प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती है। अब ये प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कैसे होगी, तो देखिए आप देखोगे कि mRNA की श्रृंखला में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं कोडॉन, जिन्हें हम आनुवांशिक कूट भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, जो 3 नाइट्रोजन बेस होते हैं वो मिल करके किसका निर्माण करते हैं, आपके कोडॉन का निर्माण करते हैं, ठीक है। 3 नाइट्रोजन क्षार आपस में मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, कोडॉन का निर्माण करते हैं, ठीक है। किसका निर्माण कर रहे हैं, कोडॉन का निर्माण कर रहे हैं। और ये जो कोडॉन होते हैं इनका कार्य होता है, क्योंकि इनके पास ही क्या होगी, इनके पास ही क्या होती है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं होती है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है, संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। क्लियर बात है आप सभी को, ठीक है। तो ये जैसे कि AUG की हमने बात करी, तो AUG जिस अमीनो अम्ल को कोडित करेगा वही अमीनो अम्ल tRNA लेकर के आएगा। तो जैसे AUG की बात करते, देखो ये कोडॉन का काम क्या, ये कोडॉन का काम होगा किसको, प्रोटीन संश्लेषण को सूचना, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना इनके पास निहित होती है। इसका मतलब ये कोडॉन क्या करेंगे, अमीनो अम्ल को कोडित करने का काम करते हैं। ये क्या करेंगे, अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। क्या कर रहे हैं, अमीनो अम्ल को कोडित करने का कार्य करते हैं। क्या करेंगे, कोडित करने का कार्य करेंगे, करने का कार्य करेंगे। अब जब हम इनकी संख्या की बात करती है तो आपके पास टोटल जो कोडॉन होते हैं, टोटल क्या होंगे, कोडॉन की हम बात करते हैं तो वो होते हैं आपके पास 64। लेकिन जो अमीनो अम्ल को कोडित करने वाले कोडॉन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि अमीनो अम्ल को कोडित करने वाले कोडॉन, अमीनो अम्ल को कोडित करने वाले जो कोडॉन होंगे, कोडित करने वाले कोडॉन होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या कितनी होगी, आपकी केवल 61 होती है। इसका मतलब ये है कि 3 ऐसे आपके कोडॉन होते हैं जो किसी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करेंगे, वो भी किसमें होंगे, आपके mRNA की संरचना में ही होंगे, ठीक है। बाकी ये जो आपके 61 कोडॉन होते हैं ना, ये 61 कोडॉन क्या होंगे, ये 61 जो कोडॉन होंगे इनका काम क्या होगा, ये आपके 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करने का काम करते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, अम्ल को कोडित करने का कार्य करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोडित करते हैं। इतनी बात आप सभी ने ध्यान रखनी है, ठीक है। यानी कि ये 61 ऐसे यहाँ पर आपको नाइट्रोजन क्षार के त्रिक दिख जाएंगे mRNA की संरचना में, जो कि किसी न किसी प्रकार के अमीनो अम्ल, आपके पास अमीनो अम्ल बहुत प्रकार के होते हैं, तो उनमें से किसी न किसी अमीनो अम्ल को कोडित करने का काम करते हैं। या ऐसा आपके पास एलानाइन होता है, फिनाइल होता है, ठीक है, मिथ्योनिन होता है, बहुत सारे, वेलाइन होता है। तो अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल को जो कोडित करेंगे वो कौन करेंगे, ये 61 प्रकार के कोडॉन करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि बाकी के 3 जो कोडॉन होंगे, ठीक है, ये जो 3 कोडॉन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, समापन कोडॉन, या हम इनको स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, ये होते हैं UAA का क्रम, UGA का क्रम होगा और UAG का क्रम होगा। तो कहीं पर भी अगर ये कोडॉन आ जाते हैं mRNA की श्रृंखला में तो वहीं से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। तो हम इनको क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन या समापन कोडॉन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब अगर बात करेंगे कि 61 में से यहाँ पर एक कोडॉन जिसे हम AUG कहते हैं, ये वो कोडॉन होता है जो कि क्या करेगा, यहाँ पर अनुलेखन की क्रिया का प्रारंभन करता है। और ये सारे के सारे कोडॉन जो होंगे वो आपके किस में पाए जाएंगे, mRNA में पाए जाएंगे। तो एक तरीके से हमें पता चल गया कि mRNA संदेशवाहक RNA क्यों है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं हैं। किस रूप में है, कोडॉन के रूप में है, नाइट्रोजन त्रिक के रूप में है, इसलिए हमने mRNA को संदेशवाहक RNA कहा। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि इसको जानने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा mRNA का नाम संदेशवाहक RNA क्यों पड़ा। क्लियर हो गई है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे RNA के पास, rRNA, जिसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल RNA कहते हैं। तो देखिए mRNA के पास तो क्या थी,
प्रोटीन संश्लेषण की सूचना थी। इसके पास क्या है? प्रोटीन संश्लेषण की सूचना थी। इसके पास क्या है? सूचना थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं आरआरएनए, देखिए जब भी अनुवादन की क्रिया होती है तो ये तीनों के तीनों ने आरएनए आपस में समूह में आपस में मिलजुल करके प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो इसके पास तो सूचना है, क्लियर बात है। उसके बाद राइबोसोमस, ये वो आरएनए होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करेंगे? अपना स्थान प्रोवाइड कराते हैं, स्थान प्रदान करते हैं, साइट प्रोवाइड कराने का काम इनका होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं टीआरएनए। टीआरएनए देखो, इसको हमने क्या कहा? ट्रांसफर आरएनए यानी कि स्थानांतरण आरएनए कहा। तो ये वो आरएनए होते हैं जो कि क्या करेंगे? अमीनो अम्ल को स्थानांतरित करेंगे। पहले तो ये क्या करेंगे? देखो, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना किसके पास है? एमआरएनए के पास है। तो टीआरएनए का काम है कि इन प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को पढ़ना। ठीक है, क्या करना? प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को पढ़ना। संश्लेषण की जो सूचना है कि सूचना, और इसकी सूचना क्या है? वही जो क्या है आपके नाइट्रोजन क्षार के त्रिक है, नाइट्रोजन क्षार त्रिक, यानी कि कोडॉन को पढ़ना, कोडॉन को पढ़ना। और फिर उसके पश्चात क्या होगा? उसी प्रकार के वो कोडॉन, जो भी नाइट्रोजन क्षार, जिस भी कोडॉन, कोई भी कोडॉन, जो भी कोडॉन किसी भी नाइट्रोजन बेस को या अमीनो अम्ल को कोडित कर रहा है, उसको लाने का काम। ठीक है, और क्या करेगा? अमीनो अम्ल को जोड़ने का काम करता है। अमीनो अम्ल को क्या करेगा? जोड़ने का कार्य करने का काम किसका है? आपका स्थानांतरण को, कोशिका द्रव से किसी भी अमीनो अम्ल को लाने का काम आपका किसका है? स्थानांतरण, इसीलिए इसका नाम है स्थानांतरण। क्लियर बात हो गई है। अब एक एक करके इनकी संरचनाओं को देखते हैं कि आखिर इनकी संरचनाएं होती कैसी है। एमआरएनए कैसा होता है? ठीक है, कहां से ये यहाँ पर कैसे कैसे इसमें कोडॉन होंगे। उसके बाद आरएनए देखते हैं, आरआरएनए देखेंगे कि कैसी संरचना होती है, और फिर हम टीआरएनए की संरचना देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमआरएनए की संरचना को। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है क्या क्या, कि आरएनए में अनेक क्या होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स एक रैखिक क्रम में 3 से 5 सिरे की ओर फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े होंगे। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में राइबोसोम शर्करा होती है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार कौन होंगे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। आरएनए अणु डीएनए की अपेक्षा छोटा होगा, अतः इसका अणुभार डीएनए से कम होता है। उसके बाद देखा, आरएनए कई जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम भी करता है। क्लियर बात है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैंने जैसे कि आपको जो बता दिया है वही लिख रहा है ये, कि जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। दूत आरएनए यानी कि आरआरएनए, अंतरत आरएनए यानी कि टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए जिसको हम आरआरएनए कहते हैं। ठीक है, ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। तीनों मिलकर के क्या करेंगे? प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। क्लियर? देखो, एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है, टीआरएनए अमीनो अम्ल को लाने और आनुवांशिक कूट को क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। और आरआरएनए स्थानांतरण के दौरान संरचना और उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। देखो, एक तो संरचना दे रहा है, स्थान दे रहा है, और साथ ही साथ उस क्रिया को जल्दी करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा। ठीक है, जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल आरआरएनए पॉलीमरेज है जो कि प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को प्रेरित करता है। तो आरआरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स वो एंजाइम्स होता है जो कि आरआरएनए, या हम कहेंगे कि आरएनए को बनाने का, यहाँ पर बनाने के लिए उत्प्रेरित करेगा। क्लियर हो गई है? ठीक है, अब हम एक एक करके सारे आरएनए की संरचनाओं को पढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ दिया कि आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होगा और ये प्रोटीन संश्लेषण में अपनी भूमिका को निभाते हैं। ठीक है, अब आएंगे, सबसे पहले आ जाता है आपका संदेशवाहक आरएनए। ठीक है, हमने कहा सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? संदेशवाहक आरएनए, यानी कि एमआरएनए की बात करें, संदेश यानी कि क्या होगा? मैसेंजर आरएनए हो जाएगा। क्लियर बात है? अभी अभी मैंने ये भी बता दिया कि इसके पास क्या होगी? इसके पास प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है। ठीक है, इसके पास क्या होंगी? प्रोटीन संश्लेषण की
सूचना किसके पास होगी? आपके पास आरआरएनए के पास होगी। और किस रूप में होगी? आपके नाइट्रोजन क्षार त्रिक के रूप में, नाइट्रोजन क्षार त्रिक के रूप में होगी। ठीक है, यानी कि त्रिक को हमने क्या कहा? कोडॉन के रूप में होगी। समझ में आ गया? किस रूप में होगी? कोडॉन के रूप में होगी। इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि आखिर जो आपका एमआरएनए होता है, आखिर इसकी संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले एमआरएनए की संरचना में आपको दिखाई देगा क्या क्या। देखो, पहले मैं रीजन बता देती हूँ। एमआरएनए की संख्या आपकी 5' to 3' होती है। क्लियर बात है। और इसमें क्या होंगे? इसके अपने नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्लियर बात है। अब इसके भाग देखो कि इसके भाग में क्या होगा। सबसे पहले आप इसमें देखते हो यहाँ पर होती है जी कैप। ये जो जी कैप बनी होती है, ये बनी होगी ग्वानोसिन की, ग्वानोसिन की बनी होगी। ठीक है, या हम कहेंगे कि ये किसकी बनी होगी? मिथाइलेटेड ग्वानोसिन की, मिथाइलेटेड ग्वानोसिन की। ठीक है, किसकी बनी होगी? ग्वानोसिन की बनी होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जी कैप किसकी बनी है? ग्वानोसिन की बनी हुई है। दूसरा हम बात करते हैं कि इसमें एक क्या आएगा यहाँ पर? कोडिंग रीजन। पहले तो इसमें एक नॉन कोडिंग रीजन आता है। ठीक है, जहां पर कोई भी अमीनो अम्ल कोडित नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर आ जाता है एक नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन यानी कि वो जो नाइट्रोजन क्षार होंगे नॉन कोडिंग रीजन, जो कि किसी प्रकार के अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते हैं। नो यहाँ पर क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं। तीसरा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आ जाता है कौन सा रीजन? कोडिंग रीजन आता है। ठीक है, और कोडिंग रीजन वो रीजन होता है जहां पर आपके अमीनो अम्ल को क्या करा जाता है? कोडित करने की सूचनाएं होती है। अब इस कोडिंग रीजन के भी दो सिरे होते हैं। एक इसमें होता है प्रारंभन सिरा। ठीक है, एक इसमें क्या होगा? प्रारंभन सिरा होता है, जो कि कहां से स्टार्ट होगा? आपके पास जब AUG अनुक्रम आएगा तो आपके आरएनए में पूरा का पूरा आरएनए ही प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगा। जहां पर सबसे पहले AUG, ये नाइट्रोजन क्षार त्रिक का क्रम आ गया, वहीं से अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये तो इसका प्रारंभन सिरा होगा। और आगे चल करके बहुत सारे नाइट्रोजन क्षार आकर के इसमें क्या आएगा? एक समापन सिरा भी आएगा, जहां पर ये अनुलेखन की क्रिया क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और स्टॉप किसके कारण होती है? वही स्टॉप कोडॉन। अगर इस नाइट्रोजन क्षार की इस एमआरएनए की श्रृंखला में अगर नाइट्रोजन क्षार UAA, UGA और UAG, इनमें से कोई भी क्रम अगर नाइट्रोजन बेस का आता है तो आपकी जो अनुवादन की क्रिया है वो यहीं पर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो कोडिंग रीजन काफी बड़ा होता है, क्योंकि इस रीजन में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं चौथा, वापस से कौन सा रीजन आ जाएगा? नॉन कोडिंग रीजन आ जाएगा, जहां पर कोई भी प्रकार का अमीनो अम्ल कोडित नहीं होता है। और लास्ट में हम बात करते हैं, इसमें आ जाती है एक क्या, यहाँ पर बात करेंगे, एक क्या आ जाएगी? पॉली ए टेल आ जाती है। ठीक है, पॉली ए टेल आ जाएगी, जो कि आपकी बनी होती है एडेनिलिक एसिड से, एडेनिलिक एसिड से। क्लियर बात है? तो ये आप सभी ने ध्यान रखना है। अगर इसी संरचना को अगर मैं डायग्राम में बनाऊं तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने कहा कि एमआरएनए की संरचना में एक क्या है? जी कैप उपस्थित है। तो ये रही आपकी क्या? जी कैप रही, जो कि ग्वानोसिन की बनी हुई है। उसके बाद ये जो रीजन आ गया, ये रीजन क्या है आपका? नॉन कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन है, कोडिंग रीजन है। ठीक है, इसको हम एक उसमें दिखाते हैं। नॉन कोडिंग रीजन हो जाएगा। पहले ये आपका क्या आ गया? पॉली ए टेल आ गया। उसके बाद ये जो आएगा वो नॉन कोडिंग रीजन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्या? ये आ जाता है प्रारंभन सिरा। ठीक है, प्रारंभन शिरा आएगा, जहां पर सबसे पहले कौन सा होगा? AUG का क्रम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बीच में भी बहुत सारे क्रम होंगे, GA, ठीक है, UAC, बहुत सारे क्रम होंगे। ठीक है, UA। ठीक है, तो ये तो प्रारंभन शिरा हो गया। यहाँ से यहाँ तक का ये कौन सा सिरा आ गया? प्रारंभन, जहां पर अनुलेखन की क्रिया का प्रारंभ होगा।
लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आगे भी नाइट्रोजन क्षार के त्रिक बनते रहेंगे। एक बार यहाँ पर ऐसा क्षेत्र भी आएगा जो कहलाएगा UUA, यानी कि ये आ जाएगा क्या, समापन क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, जहां पर अनुवादन की क्रिया बंद हो जाएगी। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का रीजन आपका कहलाएगा कोडिंग रीजन। ये क्या है, कोडिंग रीजन के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर बात है। फिर उसके बाद वापस से कौन सा रीजन आ जाएगा, यहां से स्टार्ट हुआ आपका वापस से ये आ जाएगा वापस नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन आ जाएगा। और फिर इसके बाद लास्ट में आपका वापस क्या आ जाएगा, जो हमने अभी अभी बात करी पॉली ए टेल की। तो ये इस तरीके से आपका क्या बनेगा, एक आरएनए की श्रृंखला बनती है पॉली ए टेल की बात करें तो। क्या आपको समझ में आ गया इतनी बात, ठीक है। तो ये आपका किसकी संरचना है, 5' to 3' आपके आरएनए की संरचना है। किसकी है, आपके कौन से, एमआरएनए की संरचना, एमआरएनए की संरचना है, ठीक है। तो ये हो गया है एमआरएनए की संरचना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। एक बार पढ़ लें इनके बारे में। तो देखो संदेशवाहक आरएनए में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर संदेशवाहक आरएनए का निर्माण केंद्रक के अंदर डीएनए के अनुलेखन के द्वारा होता है। इसमें क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को निश्चित क्रम में जोड़ने की सूचनाएं निहित होती है, ठीक है। एक एमआरएनए से एक ही प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण होता है। एक क्या करेगा, एक एमआरएनए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक ही प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। फिर हमने देखा यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जी कैप की बात करी तो जी कैप में आपका क्या है, इसके 5वें सिरे पर आपकी ग्वानोसिन प्रोटीन की टोपी पाई जाएगी, जिसे हमने क्या कहा, जी कैप कहा। फिर अगर बात करें उसके बाद नॉन कोडिंग रीजन की, तो मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, किसी प्रकार का कोई भी अमीनो अम्ल कोडित नहीं होगा। फिर आएगा जो भी आपका कोडिंग रीजन है, तो कोडिंग रीजन में अभी क्या कहा कि नॉन कोडिंग रीजन जैसे ही समाप्त होगा उसके पश्चात नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम जो क्या होंगे, कोडॉन का निर्माण करते हैं, जिसमें कि 2 सिरे होंगे। एक आपका प्रारंभन सिरा होगा जहां पर AUG आपका प्रेजेंट होगा या GUG, ये क्या करेंगे, आपके अनुवादन की क्रिया का प्रारंभन करेंगे, ठीक है। ये प्रारंभन कोडॉन कहलाते हैं। जबकि आपके पास जो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभ हो जाएगा, फिर देखो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के पश्चात लंबा कोडिंग रीजन पाया जाएगा, जहां पर आप देखते हो अलग अलग अमीनो अम्ल के कोडित होने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। और यह क्रिया आपके कोडिंग रीजन के तीसरे सिरे पर समान कोडॉन UAA, UGA और UAG के आने से रुक जाती है। तो आपके पास कौन आ गए, अब लास्ट में यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं समापन क्षेत्र, ठीक है। फिर वापस से आपका कौन सा क्षेत्र आ गया, नॉन कोडिंग रीजन। यहाँ पर किसी भी प्रकार के अमीनो अम्ल कोडित नहीं होंगे। और ये आ जाता है लास्ट पॉली ए टेल, जहां पर न्यूक्लियोटाइड का बना होता है और इसलिए हम इसे पॉली ए टेल कहते हैं, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास दूसरे प्रकार का आरएनए, जिसे हमने आरआरएनए कहा। आरआरएनए का मतलब होता है आपका राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए की हमने यहाँ पर बात करी। अब देखो राइबोसोमल आरएनए, जब भी हम अलग अलग कोशिका, आपको पता है कि हमारे पास कौन कौन सी कोशिका है, आपके पास यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक सेल होगी, ठीक है। और दूसरी हम बात करते हैं, हमारे पास है क्या, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आरएनए, जो आरआरएनए होता है वो आपके पास यूकैरियोटिक सेल में अलग होगा और आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में अलग होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एमआरएनए की भी बात करते हैं ना, तो एमआरएनए भी आपके पास हम बात करेंगे, तो आपके पास यूकैरियोटिक के पास HNRNA होता है। HNRNA में बस ये ध्यान रखना है कि इसमें एक्सॉन और आपके इंट्रॉन सिरे होते हैं। इंट्रॉन कोई भी प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते हैं, तो उसको अलग कर दिया जाता है। केवल इंट्रॉन भाग मिल करके आगे एमआरएनए का निर्माण करते हैं और फिर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका में आपके पास जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कैसे यूनिट के पाए जाएंगे, 80S प्रकार के नाइट्रोजन यहाँ पर राइबोसोम आरएनए पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम देखते हैं यहाँ पर जो राइबोसोम पाए जाएंगे वो 70S प्रकार के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो 80S प्रकार के आपके पास राइबोसोम होंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं सब यूनिट इसकी
आकार में बड़ी होती है, जिसे हम क्या कहेंगे 60s कहते हैं। और एक सब यूनिट इसकी कैसी होगी, आकार में छोटी होगी, जिसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे 40s कहते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम की बात कर रहे हैं, आरएनए की। जबकि प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर जो बड़ी यूनिट होती है वो कैसी होती है 50s प्रकार की, और जो छोटी यूनिट होती है वो कितनी होगी आपकी 30s प्रकार की। तो ये आपको केवल ध्यान रखना कि ये यूनिट दी गई है और ये किस तरीके से साइट प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए कैसे, हमने एमआरएनए पढ़ लिया, तो ये क्या है आपका मानाबाद एमआरएनए है, और एमआरएनए की श्रृंखला कुछ इस तरीके से आपके पास 5' to 3'। ठीक है, क्योंकि आगे चल करके इससे द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होगा। यहाँ पर मैंने कहा कि जो ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो इसके ऊपर जो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार के त्रिक होते हैं उनको पढ़ने का काम आपका टीआरएनए करेगा। ठीक है, तो उन टीआरएनए को साइट कौन प्रोवाइड करेगा, यही यूनिट है। एक यूनिट यहाँ पर बड़ी यूनिट ऊपर की साइड जुड़ जाती है, और आरएनए की छोटी यूनिट आरआरएनए की छोटी यूनिट इस एमआरएनए के नीचे जुड़ जाती है। जैसे ये जुड़ जाएंगे वैसे क्या हो जाएगी, अनुवादन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, इसकी साइट्स होती है, एक को हम कहते हैं पी साइड और दूसरे को हम क्या कहेंगे ए साइड, और इन्हीं साइड में आपके टीआरएनए जुड़ करके अनुवादन की क्रिया को शुरू करते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, इसमें इसका अंत भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एक बड़ी यूनिट और इसकी एक छोटी यूनिट, ये दोनों आपस में मिल करके क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में अपनी भागीदारी को निभाएंगे। क्लियर बात हो गई है। तो आरएनए राइबोसोमल आरएनए आपकी संरचना में कुछ इस प्रकार होते हैं। दोनों यूनिट ही यहाँ पर मिल करके प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को करेगी। ठीक है, चलो अब देखिए आगे। इसके बाद हम देखते हैं कौन सी संरचना आ जाती है आपकी ट्रांसफर आरएनए की, यानी कि आपके पास आ जाता है टीआरएनए। तो जब भी हम टीआरएनए की बात करते हैं तो टीआरएनए में आप सभी को पता है इसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये जो आरएनए होता है ये आपका क्या होगा, जिसे हमने कहा टीआरएनए। टीआरएनए यानी कि इसको हमने कहा स्थानांतरण आरएनए, स्थानांतरण आरएनए हम इसको कहेंगे। क्लियर बात है, स्थानांतरण आरएनए, या फिर हमने इसका नाम यहाँ पर क्या रखा है कि ये, पहले तो हम देखते हैं कि आखिर इसके कार्य क्या क्या है। तो देखो टीआरएनए में हमने कहा कि इसका काम है अमीनो अम्ल को लाने का कार्य। अमीनो अम्ल को कहां से, अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव से लाने का कार्य होता है। कोशिका द्रव से लाने का कार्य किसका होगा, टीआरएनए का होगा, इसलिए हमने इसको क्या कहा, स्थानांतरण आरएनए कहा। दूसरी बात हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो टीआरएनए होते हैं ये वो संरचना होगी जो कि क्या करेगी, यहाँ पर टीआरएनए आपके एमआरएनए पर लगे नाइट्रोजन क्षार यानी कि एमआरएनए के कोडॉन को पढ़ने का कार्य करते हैं। कोडॉन को पढ़ने का कार्य कौन करेंगे, आपके टीआरएनए ही करते हैं। पढ़ने का कार्य जो करेंगे वो आपके टीआरएनए करते हैं। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हॉली। ठीक है, एक क्या है, रॉबर्ट हॉली वैज्ञानिक थे। इन्होंने यहाँ पर 1964 में टीआरएनए का एक मॉडल दिया था। क्या दिया है, टीआरएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया, और इस मॉडल को, ये मॉडल को इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर ये जो टीआरएनए का मॉडल है इसकी जो तुलना की है, मॉडल को यहाँ पर क्या कहा गया कि जो टीआरएनए की संरचना होती है वो क्लोवर लीफ मॉडल यानी क्लोवर लीफ की तरह होती है। क्लोवर लीफ की तरह क्या होगी आपकी मॉडल भी, इसको हमने कहा, यानी कि क्या है, जो टीआरएनए की संरचना है वो एक कैसी है, क्लोवर लीफ के मॉडल के समान संरचना होती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि टीआरएनए की संरचना में कितनी भुजाएं होंगी, 5 भुजाएं होती है, और वो क्या करेंगी, अलग अलग कार्यों को संपन्न करेंगी। ठीक है, अब हम टीआरएनए की संरचना को जब देखते हैं तो टीआरएनए की संरचना में आपको क्या दिखाई देगा, टीआरएनए की संरचना में आप देखोगे वो 5 भुजाओं को। देखिए टीआरएनए की संरचना की बात करें तो देखो, आपने कहा टीआरएनए एक प्रकार का आरएनए है, तो इसमें क्या होगा, वही आरएनए की जो श्रृंखला होती है वो एकल श्रृंखला होती है। यहाँ पर ये जो श्रृंखला होगी ये लूप का निर्माण करेगी, होगी ये वही श्रृंखला 5' to 3', लेकिन ये लूप जैसे रूप में आकर के क्लोवर लीफ जैसी संरचना का निर्माण करती है। ठीक है वो एकल श्रृंखला, बस क्या बन गया, लूप बन गया है। तो देखिए ये कैसी श्रृंखला है, 5' to, ये 5' to कौन सी
3' हो जाएगी। और ये क्या बना रही है, इस तरीके से लूप का यहाँ पर निर्माण करती है। इस तरीके से यहाँ पर पहले लूप का निर्माण कर रही है और ये रहा इसका कौन सा सिरा, तीसरा सिरा। कुछ इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 5 भुजाएं आपको इसकी नजर आ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो इसका तीसरा वाला साइड होता है, तीसरा जो सिरा होता है, यहाँ पर क्या होंगे, नाइट्रोजन बेस एडेनिन, ठीक है, साइटोसिन और साइटोसिन उपस्थित होते हैं। ठीक, अब यही जो भुजा होती है, ये जो वो भुजा होती है जहां पर आपके अमीनो अम्ल जुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अमीनो अम्ल कैसे जुड़ेंगे, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आरएनए की श्रृंखला बनाऊं, एमआरएनए की श्रृंखला, तो आपको मैंने कहा कि एमआरएनए जो की श्रृंखला होती है वो 5' to 3' होगी। क्लियर, इसमें आपको पता होने चाहिए, इसमें विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़े, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार के त्रिक बना रहे हैं। जैसे माना बाद AUG का त्रिक यहाँ पर बना, ठीक है, फिर GUA का बना, फिर AUA का बना, या इस प्रकार के नाइट्रोजन क्षार के त्रिक बने। इससे आगे भी यहाँ पर था AUA, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा कि आरएनए की श्रृंखला में पूरी की पूरी श्रृंखला प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेगी। कौन श्रृंखला करेगी, जब आरएनए की श्रृंखला में सबसे पहले प्रारंभन कोडॉन आते हैं। ठीक है, तो प्रारंभन कोडॉन कौन आए, जैसे ही ये जो भुजा होती है, इस भुजा को हम कहते हैं एंटीकोडॉन भुजा, एंटीकोडॉन भुजा। ठीक है, एंटीकोडॉन भुजा वो भुजा होती है टीआरएनए की, जो कि यहाँ पर एमआरएनए को पढ़ने का काम करती है। एंटीकोडॉन भुजा का काम है कि एमआरएनए की श्रृंखला को पढ़ने का काम। अब अगर एमआरएनए की श्रृंखला को पढ़ रही है तो यहाँ पर जब कौन आएगा, AUG, प्रारंभन कोडॉन आते हैं, तो ये क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट यहाँ पर एंटीकोडॉन का निर्माण करते हैं, यानी कि एडेनिन की जगह यूरेसिल, यूरेसिल की जगह आपका एडेनिन और ग्वानिन की जगह साइटोसिन। तो ये इस भुजा को पढ़ करके इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट, इसके ही कोडॉन का निर्माण करके उसकी सूचना किसको दे देते हैं, इस भुजा को, जिसे हम कहते हैं ग्राही भुजा। और ये ग्राही किसके लिए है, ये आपके अमीनो अम्ल के लिए ग्राही है, यानी कि ये वो भुजा होती है जो कि अमीनो अम्ल को जोड़ने का काम करती है। अमीनो अम्ल को जोड़ती कौन सी भुजा है, ग्राही भुजा जोड़ती है। तो पहली भुजा आपकी एंटीकोडॉन भुजा, दूसरी भुजा आपकी ग्राही भुजा, ग्राही भुजा, या हम इसको अमीनो अम्ल बंधक साइड भी कहते हैं। क्लियर, जहां पर आपके टीआरएनए अमीनो अम्ल को जोड़ेंगे। जैसे उन्होंने सूचना पड़ी एमआरएनए से नीचे एंटीकोडॉन ने, इसकी सूचना ग्राही भुजा को गई, और ग्राही भुजा का कार्य है कि ये कोशिका द्रव से उसी प्रकार के अमीनो अम्ल को लेकर के आए। जैसे AUG होगा, ये जो AUG होगा ये कौन से अमीनो अम्ल को कोडित कर रहा है, मिथ्योनिन को कर रहा है। तो मिथ्योनिन को लेकर के आने का काम किसका हो जाएगा, इस ग्राही भुजा का हो जाएगा, अपनी सतह पर चिपकाने का काम। ठीक, उसके बाद हम ये देखते हैं एक छोटी भुजा है जिसका कोई काम नहीं है, इसे परिवर्तित भुजा कहते हैं। परिवर्तित भुजा कहते हैं, जो कि कैसी होगी, यहाँ पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई इसका यहाँ पर कार्य नहीं होगा। ठीक है, प्रतिवर्ती बोल दे या परिवर्तित भुजा कहेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रतिवर्ती भुजा हमने कहा। उसके बाद अब आ जाते इसके ये जो दो भुजाएं आपको निकली हुई दिख रही है, इसमें से एक जो भुजा होती है इसको हम डी लूप कहते हैं या डी भुजा कहते हैं। डी भुजा का मतलब होगा, इसे हम यहाँ पर कहेंगे स्यूडोथाइमिन कहते हैं, स्यूडोथाइमिन कहेंगे, या फिर हम इसको स्यूडोसाइटोसिन कहेंगे, साइटोसिन कहेंगे। इस भुजा का काम ये होगा कि ये क्या करेगी, राइबोसोम को जोड़ने का काम, जोड़ने का कार्य। ठीक है, क्लियर, तो ये आप सभी ने ध्यान देना है। ठीक है, राइबोसोम को जोड़ने का काम किसका हो जाएगा, आपके डी भुजा का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर, सॉरी ये आपकी टी भुजा होगी, डी नहीं, ये कौन सी हो जाएगी, टी भुजा होगी, क्योंकि थाइमिन हम कह रहे हैं ना, तो ये हो जाएगी आपकी टी भुजा, जिसे हम स्यूडोथाइमिन या साइटोसिन भी कहते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये आपकी कौन सी भुजा है, यहाँ पर स्यूडोथाइमिन या साइटोसिन भुजा। क्लियर, उसके बाद जो यहाँ पर भुजा है, इस भुजा को हम कहते हैं डी भुजा। क्लियर बात है, डी भुजा जो कि एंजाइम्स को जोड़ने का कार्य करेगी, इसी को हम या तो क्या कहेंगे, डाईहाइड्रो
डाईहाइड्राइड, है ना, हाइड्रो यूरिडाइन, ठीक, या फिर हम इसको DHU लूप भी कहते हैं। क्लियर? तो इसका काम यहाँ पर होगा, कोई भी एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स को जोड़ने का काम कौन करेगी? ये करेगी। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रहा क्लोवर लीफ मॉडल, जिसमें कि आपने देखा टीआरएनए की संरचना एक क्लोवर लीफ की तरह आपको दिखाई दे रही है। टीआरएनए की संरचना आपकी 5 भुजा से मिलकर बनी है। एक होती है एंटीकोडॉन भुजा, जो कि एमआरएनए पर उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के त्रिक को पढ़ने का कार्य करेगी। दूसरी होती है ग्राही भुजा। एंटीकोडॉन भुजा जो भी कोडॉन को पढ़ेगी उसकी सूचना ग्राही भुजा को देती है, और ग्राही भुजा अपनी उस साइट पर क्या करेगी, जो भी जिस भी वो जो नाइट्रोजन क्षार का त्रिक जिसके लिए भी कोडॉन कोडित होगा उस अमीनो अम्ल को ला करके जोड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं इसकी टी भुजा यानी स्यूडोथायमिन भुजा, जो कि राइबोसोम से जुड़ती है, और डी जो भुजा होती है जिसे डाईहाइड्रो यूरिनाइन भुजा कहते हैं, ये क्या करेगी, एंजाइम्स को जोड़ेगी। क्लियर? और ये हो जाती है प्रतिवर्ती भुजा, जिसका कोई कार्य नहीं आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये आपके इस तरीके से ये हो गया है क्लोवर लीफ मॉडल तैयार। ठीक, अब ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़ करके अनुलेखन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एमआरएनए के टीआरएनए के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, टीआरएनए अणुओं का निर्माण भी केंद्रक में होता है, और केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव में आकर टीआरएनए अमीनो अम्ल से जुड़ करके उन्हें राइबोसोम पर लगे एमआरएनए की सतह पर निर्धारित क्रम में लाकर जोड़ने का कार्य करते हैं। तो देखिए, अब ये तीनों के तीनों आरएनए कैसे मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा आपको एमआरएनए जो कि आपका 5' to 3' है। जब अनुवादन की क्रिया होगी तो ये आपका क्या रहा, पहले एमआरएनए जिसके पास है नाइट्रोजन क्षार की सारी सूचना, अमीनो अम्ल को कोडित करने वाली सूचनाएं। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, आपके राइबोसोम आरएनए होता है, जिसकी एक बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट कुछ इस तरीके से आपके एमआरएनए पर लग जाती है। अभी मैंने कहा कि इसके पास क्या है, कुछ साइट होती है जिसको हमने एक पी साइट कहा और एक ए साइट कहा। ये क्या करता है, साइट प्रोवाइड करता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ये जो पी और ए साइट होता है ना, ये वही साइट है जहां पर आपके जो टीआरएनए होते हैं वो आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से साइट प्रोवाइड कराने का काम किसका हो रहा है, इसी आरएनए आपके राइबोसोमल आरएनए का हो रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे क्या होगा, ये क्रिया होती रहेगी। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये यहाँ पर अमीनो अम्ल जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और आगे भी ऐसे जो एमआरएनए यहाँ पर टीआरएनए निकलते जाएंगे, ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बना करके प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण करते हुए आगे चलते रहते हैं। राइबोसोम आगे चलता रहेगा, एमआरएनए पीछे की ओर आता रहेगा, और टीआरएनए कोशिका द्रव से आकर के अमीनो अम्ल को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये सामूहिक रूप से इस प्रकार काम करेंगे कि प्रोटीन की श्रृंखला का ऊपर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरीके से आपके प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया खत्म होती है। तो हमें अनुवादन की क्रिया को पढ़ने के लिए ये तीनों प्रकार के आरएनए की श्रृंखला का पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम उस प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को समझ पाएंगे। तो ये आपके देखो टीआरएनए की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल में हमने देखा ये रही इसकी ग्राही भुजा, इसे अमीनो अम्ल भुजा भी कहा जाता है, और यहाँ पर 3 से 5 सिरा एक दूसरे के सम्मुख आ जाता है, जिसमें कि तीसरे सिरे में आपका CCA नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम पाया जाएगा, और इसके अंतिम नाइट्रोजन क्षार एडिनोसिन अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ करके क्या करेगा, अस्थायी बंधक बनाता है। तो कौन से, वो जो एडिनोसिन आपका अमीनो अम्ल था, एडिनोसिन की बात करिए, उस एडिनोसिन के साथ कौन जुड़ेगा, अमीनो अम्ल जुड़ेगा, और किस साइड से जुड़ेगा, अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की साइड से जुड़ता है। ठीक है, अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए, क्योंकि आगे चल करके वो क्या बन जाएगा, प्रोटीन की श्रृंखला के साथ, यानी दूसरे अमीनो अम्ल के साथ आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना करके प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, टीआरएनए से अलग होकर के। उसके बाद आगे दूसरी आ गई प्रतिकोडॉन लूप की बात करी, तो देखो ग्राही लूप के विपरीत दिशा में ही यह भुजा पाई जाएगी, और इसमें नीचे की ओर 3 नाइट्रोजन क्षार विशेष क्रम में उपस्थित होते हैं, जो कि प्रतिकोडॉन कहलाते हैं। ये जो एमआरएनए कोडॉन के संपूरक होंगे, जिससे कि ग्राही भुजा से जुड़ने वाले अमीनो अम्लों को सांकेतिक सूचना मिलती है। तो इसकी सूचना कहाँ से आ रही है कि कौन सा अमीनो अम्ल ग्राही भुजा में लगना है, ये सारी भुजा, ये जो सूचना लाने का कार्य है वो प्रतिकोडॉन भुजा का है। फिर उसके बाद हमने देखा टी भुजा,
तो यह भुजा एमआरएनए को राइबोसोम से जोड़ती है तथा राइबोसोम से जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। और लास्ट में डी भुजा, इस भुजा में एंजाइम से जुड़ने के लिए एंजाइम स्थल पाए जाएंगे जो कि अमीनो सक्रिय करने में भी सहायक होते हैं। यानी कि जब अनुवादन की क्रिया होगी ना, तो ये डी भुजा के द्वारा ही आपका जो टीआरएनए होगा वो कैसा होता है, सक्रिय होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, एंजाइम से जुड़ने में सहायता प्रदान करता है आपके टीआरएनए को। क्लियर? तो इस तरीके से इसके बाद आपका एक और आया, ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए हो गया। तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा आरएनए संसार था, जहां पर हमने तीनों प्रकार के आरएनए की संरचना देखी, उनका कार्य देखा और देखा कि किस प्रकार से ये प्रोटीन संश्लेषण में अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।